लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस का प्रोसेस समझते हैं। देखो, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है, उसका कर्व है। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया था? हमने बॉयल्स लॉ में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाया था, ऐसा बना था, याद आया? ये बॉयल लॉ में बनाया था ना। देखो, P फिजिकल टू एन आर टी, अगर एन और टी कांस्टेंट तो P फिजिकल कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो P इजिकल टू कांस्टेंट बाय V, तो इन दोनों का ग्राफ ऐसे ही बनता है ना। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ऐसे बनता है बॉयल्स लॉ में। ठीक है, अब लेकिन यहाँ देखो ग्राफ कैसे बना हुआ। ये देखो, ये वाला तो ठीक है, ऐसे ही है ना। ये देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे हो गया, ये तो कुछ और ही हो गया। ठीक है ना। तो ये क्या देखते हैं, ये ना एक्चुअली गैस लिक्विफाई हो गई, ये तो गैस के लिए था। ये जो आप ग्रीन सा रीजन देख रहे हो ना यहाँ पे गैस और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है दोनों। मतलब कंटेनर में गैस भी होगा और लिक्विड दोनों होंगे। और ये वाला जो रीजन है इसमें सिर्फ लिक्विड है। मतलब ये जो ग्राफ यहाँ बना हुआ है, ये सिर्फ गैस के लिए नहीं है, ये गैस लिक्विड और गैस लिक्विड के इक्विलिब्रियम सबके लिए है। ये इसको समझते हैं क्या है ये। ठीक है, मतलब गैस को लिक्विफाई कैसे करना है वो प्रोसेस हम समझ रहे हैं अब। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट से चलूंगा और इसको बताता जाऊंगा। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर में एक गैस ले रखी है, ऐसे ऐसे गैस ले रखी है। ठीक है, टेम्परेचर हम मान लेते हैं ये कितना, ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट ले लेते हैं चलो, जिसने लिया ए पॉइंट। ए पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? 21.5। इस पूरे कर्व में 21.5 ही है, ये पूरा जो कर्व है ना, ये आइसोथर्म है ये पूरा। मतलब इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर सेम है पूरे में। आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर सेम होता है। ओके, तो 21.5 डिग्री मेरा टेम्परेचर है। समझ में आई बात? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं पॉइंट ए पे हूँ, ये मेरा पॉइंट ए है, इस जगह मैं पॉइंट ए पे हूँ। मैंने इसको कंप्रेस करना शुरू किया। नेचुरल बात है, कंप्रेस करूंगा तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। यस नो? यस। वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो मैं ए से यहाँ चलना, प्रेशर बढ़ जाएगा। कंप्रेस कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाएगी ना। देखो, ये बात समझ में आए तो बताना। प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो बस यही यहाँ शो किया ग्राफ में। देखो, आप ए पॉइंट से इधर जाने लगोगे, इस पॉइंट की तरफ जाने लगोगे। इस पॉइंट में देखो प्रेशर बढ़ गया ना, प्रेशर ये है ना इधर, और वॉल्यूम कम हो गया। देखो ग्राफ में नहीं समझ में आ रही बात है? तुम ए पॉइंट का वॉल्यूम बताओ कितना, इतना, इतना है ना। ये जो पॉइंट है इसका वॉल्यूम कितना है? कम हो गया वॉल्यूम। अरे कम हुआ है इधर वॉल्यूम, इधर से बढ़ रहा है। ये वॉल्यूम इधर प्लॉट कर रहे हो ना तुम, 1 2 3 4 5 6, पहले 6 था वॉल्यूम, अच्छा अच्छा ठीक अब है। वॉल्यूम 5 हो गया ना। ऊपर चढ़ा दिया आपने, वॉल्यूम कम कर दिया ना। ये प्रोसेस मैं यहाँ दिखा तो रहा हूँ। देखो इस पॉइंट को तुम ए डैश बोल लो, ये पॉइंट ए डैश आ गया, कंप्रेस किया है ना। इधर समझ लो, कंप्रेस किया है ना भाई। मैं प्रोसेस भी तो समझा रहा हूँ साथ साथ में। कंप्रेस किया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, यही है ना। अच्छा, कंप्रेस करने में प्रेशर बढ़ जाएगा ना, तो प्रेशर बढ़ नहीं है इस पॉइंट का, ऊपर चढ़ गया। देखो पहले कितना प्रेशर था, पहले इतना था प्रेशर ए का, ए डैश का बढ़ गया प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ गया ना। फिर और कंप्रेस कर दिया तो प्रेशर और बढ़ गया, वॉल्यूम और कम हो गया। और कंप्रेस कर दिया, ऐसा हो रहा है। एक पॉइंट आएगा बी, बी पॉइंट पे एक स्पेशल चीज हो जाएगी, वो लिक्विड बन जाएगा, गैस लिक्विड बन जाएगी। तो मान लो ये पॉइंट, अब ऐसे कंप्रेस कर करके आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे गैस तो है ही है, साथ में लिक्विड का फर्स्ट ड्रॉप अपीयर होगा, तब जस्ट बनेगा लिक्विड, जस्ट बना है लिक्विड, सॉलिड नहीं बनेगा। ठीक है, लिक्विड, यहाँ पे भी लिक्विड ही चल रहा है, बन गया लिक्विड यहाँ पे। अब सोच के बताओ, अगर आप और कंप्रेस करोगे तो पता क्या होगा? प्रेशर नहीं बढ़ेगा, गैस लिक्विड बन जाएगी। समझ में आई बात? मान लो यहाँ पे ये बी पॉइंट आ गया, यहाँ पे अब गैस लिक्विड जस्ट बन गई। अब जब आप और कंप्रेस करोगे ना, सारी गैस लिक्विड गैस लिक्विड बनती जाएगी, प्रेशर नहीं बढ़ने वाला गैस का। समझ में आई बात है?
ना ना तो कम ना ज्यादा, प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा। लेकिन अगर आप ऊपर से कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती रहेगी। ये बी से सी यही जर्नी है, जो बी से सी आप जा रहे हो इसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। मतलब इस पूरे रीजन में गैस और लिक्विड दोनों प्रेजेंट हैं कंटेनर में। समझ में आई बात? सी पॉइंट में क्या हो चुका है, लिक्विड। सारा का सारा गैस लिक्विड बन चुका है, सारा का सारा गैस है। ये नीचे आ गए हम, सारा का सारा गैस लिक्विड बन गया। ठीक है, अब इसको दबाने में हालत खराब हो जाएगी आपकी, मतलब बहुत हाई प्रेशर से दबाना पड़ेगा अब इसको। मतलब अगर इसका थोड़ा सा वॉल्यूम भी चेंज करना है आपने तो आपको प्रेशर बहुत अप्लाई करना पड़ेगा, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात है? लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज करने के लिए भी प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। देखो आप यहाँ सी से यहाँ आए, वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज किया, देखो वॉल्यूम में चेंज कितना है, वॉल्यूम में चेंज लेकिन बहुत कम है, देखो इतना सा चेंज है, बहुत थोड़ा चेंज है ना, लेकिन प्रेशर ज्यादा चेंज होगा। देखो समझ में आई बात? तो इसकी इसको बोलते हैं स्लोप बहुत ज्यादा हो गई। यहाँ मान लो तुमने गाड़ी चढ़ानी हो, कार चढ़ानी हो, बाइक चढ़ानी हो, मतलब वॉल्यूम को कम पड़ रहा है, वॉल्यूम प्रेशर कम को चेंज हो रहा है, लेकर। प्रेशर बहुत ज्यादा चेंज हो गया, स्लोप बहुत ज्यादा हो गई। यहाँ पे स्लोप कम थी, यहाँ पे इस रीजन में जब वो गैस था स्लोप कम थी, यहाँ तो स्लोप जीरो हो गई और यहाँ स्लोप बहुत ज्यादा हो गई। फिर से वो लिक्विड में, हाँ, लिक्विड में बस लिक्विड ही रहेगा वो, लिक्विड लिक्विड ही रहेगा। बहुत एक्सट्रीम मत एनालाइज करो, यहाँ पे वो लिक्विड रहेगा। तो लिक्विड, बस ये लिक्विड ही रहेगा आप करते रहो। समझ में आई बात? खत्म, हमारा सिलेबस खत्म, इतना ही है। तो नहीं मतलब ये टॉपिक तो है, लिक्विड के आगे सॉलिड में मत जाओ, मतलब लिक्विड तक ही रहना है। ठीक है, तो अब देखो तीन रीजन समझ में आ गए। इस आइसोथर्म के तीन रीजन है, कौन कौन से? फिर से बताते हैं, इस आइसोथर्म के तीन रीजन है। एक तो ए और बी के बीच में जहां वो सिर्फ गैस है, एक बी और सी के बीच में जहां गैस और गैस लिक्विड के दोनों है, एक सी और डी के बीच में, मतलब डी के बाद सिर्फ लिक्विड है। इस पूरी पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर सेम रखा है, इसलिए इसको आइसोथर्म बोलते हैं। अब क्या होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे ना आइसोथर्म ऊपर शिफ्ट हो जाती है ऐसे। अब मैं वापस डायग्राम आता हूँ, ए पॉइंट को छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लो मैं इस पॉइंट पे होता, इस पॉइंट पे भी मेरी जर्नी तो ऐसी ही है ना, देखो ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, जर्नी तो वही है। यहाँ टेम्परेचर कितना था, 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो मैं ऊपर चला गया, यहाँ यहाँ और यहाँ 21.5 था, प्रोसेस वही रहा लेकिन थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया। और ये जो रीजन था ये नैरो हो गया, जहां गैस और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे वो रीजन थोड़ा नैरो हो गया। समझ में आ रही है बात? थोड़ा और ऊपर जाओगे तो रीजन और नैरो होता जाएगा ऐसे। यहाँ जब आप ई पॉइंट पे पहुंचोगे ना, ई पॉइंट पे लिक्विड और गैस एग्जिस्ट दोनों नहीं करेंगे, एक बीच का स्टेट एग्जिस्ट करेगा, नहीं एक करेगा, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। देखो यहाँ लिखा है पीसी और वीसी और यहाँ लिखा है टीसी। अब ये जो ये वाली कर्व है, इस पूरी कर्व का टेम्परेचर तो सेम है ना, इस पूरी कर्व का जो टेम्परेचर है ये वाली कर्व का, इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी। तो इसकी जर्नी बताता हूं एक बार मैं, ठीक है, टीसी वाली जर्नी बताता हूं क्या। यहाँ गैस है, वो यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है, कंप्रेस करे जा रहे हो, यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है। यहाँ पहुंचने पे ना एक ऐसी स्टेट आएगी जो गैस और लिक्विड के बीच में होती है, ना तो वो गैस है ना वो लिक्विड है, इसके जस्ट बाद वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है। या कह लो लिक्विड में, या कह लो लिक्विड में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। ये एक ऐसी स्टेट बनेगी जिसमें सारे मॉलिक्यूल किसी इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे हैं, जितने लिक्विड में होते हैं उससे ज्यादा, जितने गैस में होते हैं उससे कम डिस्टेंस है। मतलब है लिक्विड ऐसे ही, पता नहीं क्या है, कह सकते हो ऐसे, मतलब लिक्विड और गैस के बीच का कुछ स्टेट है, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये एक यूनिफॉर्म स्टेट ही होती है, मतलब पूरे कंटेनर में आपको एक ही चीज दिखेगी, यूनिफॉर्म सा होगा, ना तो उसको सॉलिड लिक्विड बोल सकते हो ना गैस बोल सकते हो। समझ में आई बात? डेंस लिक्विड फॉग टाइप बोल सकते हो आप। समझ में आ गई बात?
अब आप उसको थोड़ा सा और कंप्रेस करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। मतलब यहाँ पे गैस और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट नहीं करे। जो यहाँ पे ये रीजन कर रहा था गैस और लिक्विड दोनों, ये यहाँ पे ये नहीं करा एग्जिस्ट। समझ में आई बात? अब क्या होगा, अगर आपने और हीट करा, अगर आपने टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा कर दिया, ये देखो तब पता क्या, गैस लिक्विड कभी बनेंगे ही नहीं, वो गैस ही रहेगा। आप जितना मर्जी कंप्रेस करते रहो, वो हमेशा गैस। गैस ही रहने वाला है। समझ में आ गई बात? तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, अगर आपने गैस को उससे ज्यादा हीट कर दिया तो उसको आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे आप जितना मर्जी प्रेशर लगा दो। समझ में आ गई बात? और क्रिटिकल टेम्परेचर पता किसके प्रोपोर्शनल है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के। क्रिटिकल टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना? तो कर लो नोट जो करना। क्रिटिकल टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इसमें क्वेश्चन देखो, एक पॉइंट ये होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हायर है ना, गैस को लिक्विफाई करना उतना आसान है, ये बात होती है। समझ में ये बात? लिख लो, हायर इज क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर इज क्रिटिकल टेम्परेचर, easier is liquefaction of गैस। समझ में आई बात? जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, गैस को लिक्विफाई करना उतना इजी हो जाएगा। लिक्विफैक्शन, लिक्विफाई करना। क्यों है ऐसा? देखो क्रिटिकल, मुझे ये बताओ बात, गैस जब लिक्विड बनती है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल पास पास आते हैं। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो लिक्विड आसानी से बनेगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? क्रिटिकल टेम्परेचर के। मतलब जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, उतना गैस इजीली लिक्विफाई होगी। इसको मैं एक अलग एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मान लो आप यहाँ खड़े हो, इस कर्व पे आप हो, ये तो आप क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा वाले रीजन में आ गए, इसमें तो गैस में लिक्विफाई होना ही नहीं है। समझ में आई बात? तो आपको टेम्परेचर, आपको कूल करना पड़ेगा, गैस को कूल करना पड़ेगा। जब आप लिक्विड आती है। मान लो आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे खड़े हो तो आपको कूल करना पड़ेगा ना। देखो जब आप गैस को कूल करते हो, पता है क्या करते हो आप? जब आप गैस को कूल करते हो तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड कम होती है। जब आप गैस को हीट करते हो तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड ज्यादा। बढ़ जाती है। तो जब आप इसको कूल कर रहे हो तो आप गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड कम कर रहे हो। जब स्पीड कम होती है ना तो आपस में इंटरेक्शन बढ़ जाती है। ये बात समझ में आई? जब तुम ऐसे सोचना, तुम भारी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, जब स्पीड कम होती है तो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट ज्यादा करेंगे ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी। मतलब टेम्परेचर कम करने से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी, उसके लिक्विफाई होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो अब आपको कितना कूल करना पड़ेगा? आपको उस हद तक कूल करना पड़ेगा कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी हो जाए कि वो लिक्विफाई हो जाए, या इतनी हो जाए कि एटलीस्ट प्रेशर अप्लाई करने पे तो लिक्विफाई हो जाए। ये बात समझो, जब आप किसी गैस को लिक्विफाई करते हो ना तो दो प्रोसेस होती हैं, एक तो टेम्परेचर कम करना, एक प्रेशर बढ़ाना। इसको ध्यान से समझना। गैस को लिक्विफाई करने के, लिक्विफाई करना मतलब मॉलिक्यूल्स को पास पास लाना। मॉलिक्यूल्स को पास पास लाने के दो तरीके हैं, एक तो टेम्परेचर कम कर दो, टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो स्पीड स्लो हो जाएगी, स्पीड स्लो होने से आपस में इंटरेक्शन उनकी बढ़ेगी। रुक जाओ, मेरी पूरी बात सुनो। टेम्परेचर कम करने से क्या होगा? स्पीड स्लो हो जाएगी, तो वो पास पास आना शुरू हो जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी, तो लिक्विफाई होने के चांस उसके हो जाएंगे। टेम्परेचर कम करने से आप मॉलिक्यूल को पास ला सकते हो। दूसरा, प्रेशर बढ़ाने से। अब प्रेशर बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल को पास आना ही पड़ेगा, आप दबा रहे हो उसको, एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस कर रहे हो, तो प्रेशर बढ़ाने से भी क्या होगा? मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो लिक्विफाई हो जाते हैं। तो दोनों हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, टेम्परेचर भी कम करो और प्रेशर भी बढ़ाओ। लेकिन लेकिन अगर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हुआ तो जितना मर्जी फोर्स कर लो आप, उसने पास आना ही नहीं है। ये बात समझ में आई? उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। सिर्फ पहला क्या है, क्रिटिकल लेवल्स। मेरी भी एक सेकंड रुको।
तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा आपको या प्रेशर को बढ़ा लो, दोनों केस में गैस लिक्विफाई होने लग जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है, तो आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाते रहो, मॉलिक्यूल की स्पीड उतनी होती है कि वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आई बात? क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो आपस में इंटरेक्ट वो नहीं करेंगे, तो आपको कूल डाउन करना पड़ेगा, कूल डाउन करना पड़ेगा। तो आप कूल कर रहे हो, कूल कर रहे हो, जैसे ही आपने, तो आपका काम कब आसान है, आपको कूलिंग कम करनी पड़े ना। आप क्या चाहते हो, आपको कूलिंग में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े या कम एफर्ट लगाना पड़े? कम एफर्ट लगाना पड़े, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पहले ही रीच हो जाए। 50 से आप कूल करे जा रहे हो, कूल करे जा रहे हो, तो 40 पे आने पे मान लो वो रीच हो गया, अब आप कंप्रेस करके कर लोगे। मान लो 40 पे रीच नहीं हो रहा, आपको और कूल करना पड़ रहा है। 30 पे नहीं हो रहा, और कूल करना पड़ रहा है, 0 पे आ गया, आप 0 डिग्री कर दिया, अभी वो लिक्विफाई हो नहीं रहा, आपको और कूल करना पड़ रहा है। -10 पे मान लो आपको और कूल करना पड़ रहा है, -20 पे, मतलब किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अगर -20 है, सपोज किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सपोज -20 है, तो आपको -20 तक जाना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। अब मान लो किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर -50 है, तो आपको -50 तक जाना पड़ेगा, उसके बाद वो जाके लिक्विफाई होगा। -50 से ऊपर वो लिक्विफाई होगा ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? मान लो -100 है किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर, अब जाओ -100 तक, उसको कूल करो, फिर जाके वो लिक्विफाई होगा। हाँ, उसके बाद तो प्रेशर देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर ही -100 से ज्यादा है, तो जितना मर्जी प्रेशर दे लो, उसने लिक्विफाई होना ही नहीं है गैस में। ये बात समझ में आई? तो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा है ना, उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उतना कूलिंग आपको कम करनी पड़ेगी। मान लो क्रिटिकल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो रूम टेम्परेचर ऑलरेडी 25 होता है, तो कूलिंग करनी नहीं पड़ेगी, सीधा प्रेशर करके कर लो। ये बात समझ में आई? अब है ही अगर माइनस में, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा है उतना कूलिंग के लिए ज्यादा अच्छा है, उतना आसानी से कूल कर सकते हो। ये बात समझ में आई तुमको? ये क्रिटिकल टेम्परेचर की सिग्निफिकेंस होती है। क्वेश्चन तो छोटा सा ही है, मैंने एक्सप्लेन ज्यादा ही कर दिया। देखो, गैसेस पोजेस क्वेश्चन समझ लो, छोटा सा ही है। गैसेस पोजेस कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर। गैसेस का एक कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, मतलब हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होता है, जो किस पे डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अभी देखा ना हमने, ठीक है ना? क्रिटिकल टेम्परेचर अमोनिया का और कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन है, इसका कितना है? 405.5 केल्विन, इसका 304.10 केल्विन। ये अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है। विच ऑफ दीज गैसेस विल लिक्विफाई फर्स्ट? इन दोनों में से कौन सी गैस पहले लिक्विड बन जाएगी? व्हेन यू स्टार्ट कूलिंग फ्रॉम 500 केल्विन टू देयर क्रिटिकल टेम्परेचर। जब आप 500 केल्विन से कूल डाउन शुरू करोगे, तो कौन सी गैस पहले लिक्विड बनेगी? 405, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर है। गैस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफाइज फर्स्ट, इसलिए अमोनिया पहले लिक्विफाई होगा। नेक्स्ट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? CO2 का इतना है, मीथेन का देखो कितना है, बाप रे, -81.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसको कूल करना है ना, इसको लिक्विफाई करना है, आपको -81.9 तक कूल करना पड़ेगा। कितना मुश्किल वाला काम है ये तो रूम टेम्परेचर भी हो जाएगा, दबा दो बस, इसको प्रेस कर दो, तो दोनों का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ। विच ऑफ दीज हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड बाय? इन दोनों में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें है? हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? क्रिटिकल टेम्परेचर, जितना क्रिटिकल टेम्परेचर हायर है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है।